नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को बीआईएस रिक्रूटमेंट जो होने वाला है डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दूं। ठीक है, उसके बाद आईसीएमआर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है मोर और लेस सिमिलर होता है एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के। ठीक है, और एनटीपीसी में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं जो कि आपके मतलब एसएससी से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं ये एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इसमें मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वह आपके बीआईएस रिक्रूटमेंट जो होने वाला है डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके लिए, या फिर आईसीएमआर असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट हों और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। जो मेथड मैं बताऊंगा उस मेथड को आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा करके सिर्फ टाइप करना है @the_final_touch। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गया है, आपको लिखना है @the_final FINALTOUCH। ठीक है, तो आपको ये टाइप करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%। हाउ मच डिस्काउंट शुड ही अलाउ सो एज टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। मतलब ये कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि जो मार्क प्राइस पहले से डिसाइड किया था उसने, उस पर 10% उसका मार्क प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा देता है। तो अब उसे कितना डिस्काउंट देना होगा ताकि वह उस वस्तु को ओरिजिनल जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है उसी पे बेच सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, लेट्स से कि इसका जो मार्क प्राइस है, जो इसका अंकित मूल्य है 100 रुपया है। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आपके सेकेंड्स में बनने लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है जो, उस हिसाब से मान लेते हैं कि 100 रुपया क्या है, उसका मार्क प्राइस था पहले वाला। अब उसने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि उसके मार्क प्राइस को 10% से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ाएगा। ठीक है, रेज कर दिया है उसने, यानी अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, यानी कि जो नया वाला मार्क प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा, 110। क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, इसमें 10 की इंक्रीमेंट करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 110 पे कितना डिस्काउंट दिया जाए कि वह 100 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 100 है, 100 में 10 यूनिट अगर हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 100 के बराबर हो जाएगा। यानी जो डिस्काउंट मिलेगा वह 110 पे कितने परसेंट का मिलेगा, तो देखो यहाँ का अंतर कितना आ गया, 10 यूनिट, यानी 10 अपॉन डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, 110 पे, तो 110 इंटू 100। क्योंकि अगर इसमें 10 माइनस कर देंगे तो यह 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 10 अपॉन 110 इंटू 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, 100 अपॉन 11%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चंस में कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछने के लिए फ्री हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द 10 डिजिट नंबर 79x00001y6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे बोला है कि एक 10 अंकों का एक संख्या है, क्या है संख्या, तो 79x, उसके बाद 00001y6, यानी बीच के 2 नंबर मिसिंग हैं x और y। और ये बोला है आगे कि ये जो नंबर दिया गया है यह 88 से कम्प्लीटली यानी एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है, यानी पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है। तो बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं 79x 00000
1y6 लिख देते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। देखिए 88 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह 11 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, यानी 11 से भी विभाजित हो जाएगी और 8 से भी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया है। अब देखिए सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है, मान लो कि यहाँ पे 5, 7, 6, 3 ऐसे कुछ नंबर, मान लो यहाँ 4 है, ऐसा कुछ नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा अगर नंबर दिया गया है ना, तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो लास्ट के इसके 3 डिजिट जो होंगे वह क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आखिरी के 3 अंक जो हैं वह 3 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो अगर ये जो नंबर है ऊपर वाला, यह क्या है, 8 से डिविजिबल है अगर, तो ये जो 1y6 है यह पूरा पूरा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1y6 ले लेता हूँ और y की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेता हूँ कि y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो चेक करते हैं कि जो नंबर बनेगा 106, क्या ये y से 8 से डिविजिबल होगा पूरा। 8 एकम 8 हासिल 2 बचेगा। ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, और फिर ये कितना 26 आया, तो 26 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब क्या कि ये 106 डिविजिबल नहीं होगा, मतलब कि 0 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो, अब ये y की वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ, अगर y की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 116 होगा। अब यहाँ से करेंगे तो 8 एकम 8 हासिल 3, और फिर 36 बचेगा। 36 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। अगर y की वैल्यू मैं 2 रख दूँ, ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 रख दूंगा तो ये बन जाएगा 126। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और लास्ट में क्या बचेगा, 4, यानी 46। 46 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 8 के y की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब मगर अगर मैं y की जगह पे 3 रख देता हूँ, ये बन जाएगा 136। ठीक है, और इसको चेक करेंगे अगर, तो 8 एकम 8 हासिल कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 5 बचा, तो 5 और 6 यानी 56 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 8 सते 56 से। ठीक है, यानी ये कि y की वैल्यू 3 रखने पे ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, लास्ट का 3 डिजिट, मतलब ये कि y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू हमें पता चल गई कि यहाँ पे क्या है, 3 है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया 8 से डिविजिबिलिटी करके हम y की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें चेक करना होगा कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है। अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल होती है तो उसके अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उनका योग यानी सम क्या होगा, या तो उसके सम का जो डिफरेंस होंगे वह क्या होगा, वह या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। देखो अगर ये नंबर, ये जो दिया है, यह अगर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कि देखो 6, एक छोड़ के 1, 7, फिर 0, फिर 0, फिर 9, है ना, उसके बाद तो कोई नंबर है नहीं, यानी 6 और 1 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो गया इसका सम, प्लस यहाँ से 7 प्लस x प्लस 0 प्लस 0 प्लस y मतलब कि 3, यानी 7 और 3 10। ठीक है, यानी यहाँ डिफरेंस निकालेंगे किसका, 10 प्लस x, क्योंकि हमने यहाँ x भी लिया हुआ है, यानी एक नंबर छोड़ करके उनका योग निकाल देते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस 10 प्लस x, इसका सम या तो 0 आए या फिर क्या है, 11 का कोई भी मल्टीपल आए। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो ये नंबर 0 कब होगा, अगर मैं x के जगह पे 6 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 माइनस 16 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या निकल के आती है, x की वैल्यू आ जाती है 6, और y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज ₹155। द सम इज, यानी क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि जो अंतर है
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का वह 10% रेट के हिसाब से 3 सालों के लिए वह क्या है 155, यानी कि एक सम है, यानी एक क्या है मूलधन है, 10% का उस पर क्या लगता है ब्याज लगता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर दिया है 3 सालों के लिए वह 155 रुपया दिया है। तो बोला है कि वह सम कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा वो सब चीज़ें, कि देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ क्या है मूलधन है, और इसी पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बात 3 साल की हो रही है तो हम क्या करते हैं कि 3 साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि रेट कितना दिया है 10% का, रेट दिया है 10% का। तो पहले साल देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगना, यानी कि पहले साधारण ब्याज होगा, उस ब्याज पे फिर ब्याज लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। देखो 10% क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया, सॉरी 10% क्या है मूलधन है, और इस पे 10% ब्याज लग रहा है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 होगा। फिर सेकेंड ईयर के लिए 100 का 10% कितना होगा 10 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर के लिए 100 का 10% कितना होगा 10 हो जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि ये जो अमाउंट है पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 10 रुपये का, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा, यानी कि इस 10 का 10% कितना होगा 1 हो जाएगा। अब ये तो 1 हो गया, अब ये 10 और ये 10, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ के लिए ये मूलधन बन जाएंगे, यानी कि ये 10 + 10 20 हो गया। इस 20 पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 20 पे 10% का ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है, यानी 2 यूनिट। उसके बाद अब ये जो 1 यूनिट आया है इस पे भी 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि इस 1% का ब्याज कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। 1 का 10% कितना होगा 0.1 ही होगा। अब देखिए इस ऊपर वाले को अगर आप सम करेंगे तो ये कितना आएगा 30, और ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इस पूरे संख्या को सम कर देंगे, यानी कि 10 10 20 10 30 और 3 33.1 कर देंगे तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिर्फ अगर नीचे की जो संख्याएं दी गई हैं यानी 1 2 और 0.1 इसको सम करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 + 2 + 0.1 कितना हो जाएगा 3.1%। ये क्या आया, ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है किसके बराबर है 155 के। दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहा हूँ तो वक्त लग रहा है, प्रैक्टिस जब क्वेश्चन में आप करेंगे बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3.1% की वैल्यू दे दी गई है 155। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है 1% की वैल्यू क्या होगी, और जब हम 1% निकाल लेंगे फिर वहाँ से निकालेंगे कि 100% की वैल्यू क्या होगी, वही हमारा सिंपल सम हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा, ठीक है। देखो 3.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 31 लिख दूंगा 31% तो ये क्या हो जाएगा 155 और यहाँ एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, यानी कि 50 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 31 × 50 बराबर 1550, यानी 1% = कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 × 100 यानी कि 5000, ठीक है। और 5000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी मूलधन कितना है 5000 होगा। अगर आपसे पूछ देता कि आप हमें बता दो कि पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप क्या करते 10 20 30 और 3 33.1 की वैल्यू निकालते, ठीक है। 33.1 × 50 कर देते तो आपको क्या मिल जाता, आपको मिल जाता कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर आपसे पूछता कि अमाउंट यानी कि कितना मिश्र धन मिलेगा, तो आप क्या करते 133.1 × 50 कर देते तो आपको मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिल जाता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपसे जो कुछ भी पूछा जाए आराम से आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोला है कि गिवन दैट
a plus 1 upon a is equal to 2, then what is the value of a to the power 8 plus 1 upon a to the power 8? ठीक है, a to the power 8 plus 1 upon a to the power 8 ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है? तो देखो आपसे दिया है कि 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2। आप इसको नॉर्मल मेथड से मत करो, सिंपल से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, बस अपना अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करो। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख दूँ, ए की वैल्यू 1 रख दूँ, इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल करेगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर मैं 1 की पावर में 8 लिख दूँ या 1 की पावर में 118 लिख दूँ, 1 की पावर में 250 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, वो कितना रहेगा? वो अल्टीमेटली 1 ही रहेगा। मतलब ये कि 1 की पावर में कुछ भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 1 मिल गई है। ए की वैल्यू 1 मिल गई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस ए टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन ए टू द पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ये 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। आप ए की वैल्यू बस कुछ भी अपने मन से देख लो, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और यहाँ एक ए इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।